हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसमें आज हम बात करने वाले हैं अपना समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 था वो मैंने आपको करा दिया है। तो आज हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 की, और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मिड टर्म में आने वाला वो सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा। तो मैंने इससे पहले जितने भी चैप्टर कराए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है, तो वो सब आप जरूर देख लीजिए, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो पार्ट में कराया, बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है आपको, ठीक है। तो आप उन्हें भी देखिए। और आज हम इस वाले चैप्टर जो हमारा है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, तो इसका पार्ट 2 है, और आज हम ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, ज्यादा ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए अंदर से ही मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि और अच्छा आपको कराया जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और शेयर कीजिए इस चीजों को, ताकि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये सब तो हम देख चुके थे, यानी कि पार्ट नंबर जो हमारा 1 था उसमें हम ये चीजें कंप्लीट कर चुके थे। पूर्वाग्रह, सामाजिक अपवर्जन बहिष्कार, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2 यहां से। तो जिसमें आप देख सकते हो हमारा टॉपिक है जाति और जनजाति व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्याय संगत सिद्ध करती हैं। तो इसमें हम जाति, जनजाति, महिलाएं, अब दिव्यांगजन, इन सबके बारे में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसी में हमारा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा हमें, वो मिलेगा जाति एक भेदभाव पूर्ण व्यवस्था। तो भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जिसको कह सकते हो कि जाति व्यवस्था बनी हुई आई, ठीक है ना। कभी वो वर्णों के हिसाब से, और आज उन्हीं को क्या कर दिया, जन्म आधारित कर दिया है। तो ये एक क्या रही है, भेदभाव पूर्ण व्यवस्था रही है, जिसमें क्या होता है कि जाति के नाम पर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है, उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो वही चीज रहे। तो भेदभाव जो है कहीं ना कहीं ये व्यवहार अपने आप में ही क्या रहा है, एक शोषणकारी रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तीर पे हम देख सकते हैं जाति जो व्यवस्था होती है वह व्यक्तियों को उनके व्यवसाय तथा प्रशस्ति के आधार पर ही क्या करती है, भेदभाव भी करती है। जैसे क्या होता है कि जाति के आधार पर व्यवसाय करना, कि सिर्फ इस पर्टिकुलर जाति के तो आप यही व्यवसाय करोगे, आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो विवाह संबंधी जितने भी नियम होते हैं वो तक जाति निर्धारित करती हैं। इसमें हम सब ज्यादातर देखते हैं कि विवाह के टाइम पर हम अपनी ही जाति में क्या करते हैं, विवाह करने की कोशिश करते हैं, और कह सकते हो उसको बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, जो जाति है वो हमारी कैसे है, जन्म आधारित होती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है। जो उच्च जाति के उनके पास में संसाधन ज्यादा थे, उनके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, इस प्रकार से वो तो ग्रो करते चले गए। लेकिन जो निम्न जाति के थे उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी चीजों से क्या करा गया, दूर रखा गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था बनकर चली गई, ठीक है। बढ़ते हैं अपने इसी चीज को आगे ले जाते हुए, इसी में हमारे को देखने को मिलता है अस्पृश्यता, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, छुआछूत। तो आम भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं। तो इसमें क्या था कि समझ लो किसी को टच करने के आधार पर सिर्फ और सिर्फ भेदभाव कर दिया जाता था। जैसे क्या हुआ कि पानी, कुएं से, जो सार्वजनिक कुएं थे उनसे पानी नहीं लेने दिया जाता था। जो निम्न जाति के थे उनके लिए अलग कुएं बना रखे थे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था, अस्पृश्यता को बहुत ज्यादा देखा जाता था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कह सकते हो भेदभाव किया जाता था। ये एक समाज के अंदर कह सकते हो, भारतीय समाज के अंदर कुरीति थी अस्पृश्यता, कि जिसको सार्वजनिक जितने भी मंदिर थे, ठीक है ना, उनमें प्रवेश नहीं दिया जाता था निम्न जाति के लोगों को, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाना, ठीक है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें देखने को इसमें मिलते थे। तो इसी के आधार पर क्या होता था, धार्मिक और कर्मकांडी दृष्टि थी, उसमें हम क्या करते थे, शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर इसका हम एक पैमाना सिद्ध कर देते थे कि किसको शुद्ध माना जाए, किसको अशुद्ध माना जाए। निम्न जाति को जिसको कह सकते हो अशुद्ध माना जाता था, ये जाति आपकी शुद्ध है, ये जाति अशुद्ध है। इस तरीके से इसको कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ही मान्यता दी गई थी, ठीक है।
तो ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, कठोर होते थे, और अगर कोई इसका पालन नहीं करता था तो उसको दंड दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग जो होता था वो ऐसे लोगों के लिए भी किया जाता था जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता था, और ऐसे ही लोगों को क्या कर दिया जाता था, जो सार्वजनिक स्थान होते थे उन पर क्या होता था, इनका प्रवेश जो था वो वर्जित होता था, यानी कि इनको प्रवेश की मनाही होती थी, जिसको कह सकते हो निषेध होता था। चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे सार्वजनिक कुएं हो, उनसे पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है, तो इसी चीज के लिए क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा कि जो अस्पृश्यता के हमें आयाम देखने को मिले, तो इसी चीज को अस्पृश्यता की मतलब किस किस प्रकार से अस्पृश्यता हमें समाज के अंदर देखने को मिलती थी, तो उसके मिलते हमें 3 प्रकार। तो इसमें हमें क्या होता है, अस्पृश्यता के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता के मुख्य आयाम बताइए। ठीक है, तो कितने आयाम होते हैं, तो ये होते हैं 3। तो 3 आयाम देखने को मिलते हैं हमें अस्पृश्यता के। पहला है अपवर्जन या बहिष्कार, दूसरा अनादर एवं अधीनता, तीसरा शोषण। अपवर्जन या बहिष्कार में इसमें क्या होता है, समाज से बिल्कुल कटाव महसूस कर दिया जाता है, समाज से अलग। तो इसमें क्या होता है, समाज से अलग कर दिया जाता है। इसी के अंदर आपको जिसमें कह सकते हो जितने भी आपके पेयजल होते हैं, ठीक है ना, उनसे यानी कि जितने भी सार्वजनिक पेयजल थे उनसे निम्न जातियों को दूर कर दिया जाता। तो इस तरीके से ये क्या होता था, बहिष्कार कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया उनको। अब समाज जो भी होते थे उनमें उनको कोई जगह नहीं दी जाती थी। फिर आता है हमारा अनादर एवं अधीनता। इसका मतलब क्या था कि जो निम्न जाति के लोग थे, ठीक है ना, उनके साथ बहुत ज्यादा अनादर से व्यवहार किया जाता था, यानी कि उनको सम्मान, आदर ये सब नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा उनको क्या रखा जाता था, उच्च जातियों से हमेशा अधीन रखा जाता। तो यानी कि उच्च जाति जो थी वो ऊपर रहती थी और उनके अधीन, उनके सबऑर्डिनेट में कौन रहता था, निम्न जातियां रहती थी। तो इस तरीके से क्या करता था, अपने अधीन रखा जाता था। जैसे एक जगह पर एग्जांपल है कि जो पैरों में जूते पहनने के लिए, ठीक है ना, उसको हाथों में पकड़ कर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस तरीके से भी आ जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में कि हाथ में जूते पकड़कर ले जाना अस्पृश्यता के कौन से आयाम में आता है, तो वो कौन से आयाम में आता है, तो सेकंड में आता है अनादर एवं अधीनता के अंदर। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इसको जल्दी से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तीसरा आता है शोषण। ठीक है, तो शोषण में क्या होता है, जिसमें कह सकते हो कि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण कर दिया जाता था। इनके पास में बहुत ज्यादा क्या होती थी, जमीनें होती थी। तो जमीन होती थी तो वो तो क्या हो गए, समृद्धशाली लोग हो गए, और उनके ही जो जमीन होती थी, भूमि होती थी, उसके ऊपर खेती करने के लिए जो लोग आते थे, ठीक है ना, उन लोगों का क्या होता था, शोषण होता था, काम करने के लिए आता था। इसमें से ज्यादातर क्या होता था, बेगारी करवाई जाती थी। ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो कि काम करवा लिया जा गया लेकिन उसके लिए मजदूरी नहीं दी गई। तो इस तरीके से क्या हमें देखने को मिलता है, अस्पृश्यता के आयाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कह सकते हो कि अब इसको दूर करने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में से क्या होता है कि महात्मा गांधी जी ने भी इसको, अस्पृश्यता को बहुत ही ज्यादा बुरा माना। ठीक है ना, इसकी निंदा करी भारतीय समाज के अंदर कि एक समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है जहां पर क्या होता है, एक मनुष्य ही मनुष्य का क्या बनता है, कह सकते हो दुश्मन सा बन जाता है और उसको ही अपने अधीन रखना चाह रहा है। ठीक है, तो कह रहे ह्यूमैनिटी जो नाम की चीज है, जो मानवता है, वो तो बिल्कुल ही नष्ट हो गई। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति अपने आप को बहुत उच्च दिखा रहा है और दूसरे को उसको निम्न दिखा रहा है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने इन लोगों के लिए एक शब्द यूज करा था जिसको बोलते हैं हरिजन। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं परमात्मा के बच्चे। ठीक है ना, ईश्वर के बच्चे। ठीक है ना, हरि किसको, तो हमारे जो भगवान विष्णु, उनके लिए यूज होता है। ठीक है, और जन का मतलब लोग, तो यानी कि जो भगवान विष्णु के जन है, यानी कि बच्चे हैं, जो उनके परमात्मा के बच्चे, उनके लिए यूज किया गया था। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द निम्न जातियों के लिए यूज किया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी में फिर क्या आता है कि जो भूतपूर्व विस्पष्ट समुदाय थे, उन्होंने फिर क्या करा, इसके लिए एक दूसरा शब्द गढ़ा जिसका नाम था दलित। ठीक है ना, तो दलित का, तो आपसे पूछा जाता है दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दलित का शाब्दिक अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दलित का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पैरों से कुचला हुआ, यानी कि जितने भी उत्पीड़ित लोग थे ये उनको इंगित करता है।
ठीक है। फिर इसी में कह सकते हो कि जो ये वाला शब्द था ये ना तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं था कि ये शब्द जो था दलित शब्द ये अंबेडकर, जो बाबा साहब अंबेडकर थे उन्होंने नहीं गढ़ा था इसको, और ना ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग कभी भी किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे समाज को आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना, जितने भी आंदोलन हुए उन सब में इस शब्द का यूज किया गया। जैसे 1970 में मुंबई में एक जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें देखने को मिला। ऐसे ही फिर इसके आधार पर क्या हुआ, भारत में कुछ संगठन भी बनाए गए, जैसे एक आपका दलित पैंथर्स बनाया गया, ठीक है, दलित पैंथर्स, ठीक है, नाम का क्या बनाया गया, एक उग्र समूह उभरा, ठीक है ना, उसने अपने अधिकारों तथा मान मर्यादाओं के लिए क्या करी, आवाज उठाई, और जितने भी आंदोलन चलाए वो दलित पैंथर्स के जो बैनर तले ही चलाए गए, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने दो शब्द देखे, जो महात्मा गांधी ने यूज किया वो हरिजन किया, और बाद में क्या हुआ, इसी शब्द को दलित शब्द की तरह यूज किया गया, जिसके नाम पर क्या हुआ, दलित पैंथर्स एक ग्रुप बना, ठीक है ना, जिसने अपने आप को एक अलग पहचान बनाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। तो आपको क्लास के अंदर ही कोशिश है मेरी कि पूरा का पूरा आपको याद करा दिया जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है ना। तो इसमें आता है कि आखिर जितने भी अस्पृश्यता रही इसको मिटाने के लिए क्या प्रयास किया गया, ठीक है। तो भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयास, तो आखिर राज्य क्या कर रहा है, राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, देश से है, सरकार से है, ठीक है ना। तो सरकार क्या कर रही है, क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है, बिल्कुल नहीं। तो सरकार ने ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर रखी है। तो 1935 में जो भारतीय सरकार अधिनियम है, जिसको हम भारतीय शासन अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो भारतीय शासन अधिनियम आया, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ये किस टाइम का है, आजादी से पहले का है, ठीक है ना। तो हमारे क्या है, आजादी से पहले का, यानी कि किस टाइम पर, ब्रिटिश भारत की बात हो रही है उस टाइम पर। तो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो अनुसूचियां थी वो तैयार की गई, यानी कि सबसे पहले जो शब्द मिला अनुसूचित जनजाति जाति, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एससी और एसटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये शब्द सबसे पहले आया वो 1935 में ही हमें देखने को मिला, ठीक है ना। इस पर क्या करा गया, एक सूची तैयार की जिनका बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा था, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था या उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। तो इसके बाद में ही क्या आता है, हमारा सेकंड मिलता है आरक्षण। तो आरक्षण दिया गया, आरक्षण के माध्यम से क्या हुआ, इन जो निम्न जाति के लोग थे उनको समाज के अंदर एक बेहतर स्थिति पाने के लिए क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, जिसमें क्या करा, दो जगह पर हमें आरक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें कह सकते हो एक तो शैक्षिक संस्थान, स्कूल कॉलेजेस, इसके अलावा हमारे जो जॉब है, यानी कि ठीक है, सरकारी नौकरियों में, ठीक है, तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें अपने संसद में भी देखने को मिलता है, जिसको कह सकते हो निर्णय निर्माण की शक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो संसद में क्या चीज है आपकी, जो एससी हैं उनके लिए कितनी सीट रिजर्व कर रखी है, 84, और एसटी के लिए 47, ठीक है। तो 84 और 47 एसटी के लिए रिजर्व कर रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो जिस तरीके से क्या हुआ यहाँ पर निर्णय निर्माण के लिए, तो यानी कि कम से कम अपने देश की जो भागीदारी है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो शैक्षिक संस्थान है कि इसलिए क्या करा, आरक्षण दिया गया कि ताकि इन लोगों को भी जो बराबरी पर आने की पूरी कोशिश की जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इसीलिए आरक्षण वैसे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में 10 साल के लिए क्या था, लेकिन जब तक ये समान स्तर पर नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना, जो असमानता देखने को मिल रही है, ठीक है, जब तक बराबर नहीं हो जब तक आरक्षण हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सरकारी नौकरियों के अंदर देखा जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जो आपका 1850 का है, ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था की गई कि केवल धर्म या जाति
के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों को अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। इसमें क्या कर दिया कि धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव, तो कह रहा है इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, उनके अधिकारों को कम नहीं करेंगे, न जाति आधारित न धार्मिक आधारित। ये हमारा कौन सा है, 1850 का अधिनियम है। ठीक है, फिर आता है 93rd संविधान संशोधन, जिसको कह सकते हो 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए किया गया। यानी कि इसमें क्या करते, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जितने शैक्षिक संस्थान थे उसमें क्या करते, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, ठीक है ना, और वो भी कौन से, हमारे अन्य पिछड़े वर्ग, ठीक है, यानी कि ओबीसी, उनको भी क्या कर दिया गया, इसमें आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, ओबीसी जिसको कह सकते हो अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कब किसमें दिया गया, शैक्षिक संस्थानों में 1903 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। फिर इसी में आता है हमारा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसमें क्या हुआ, दलितों और आदिवासी विषयों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड देने के लिए उपबंधों में संशोधन करके मजबूत बना दिया गया। यानी कि इसमें यही किया गया कि जो दलित लेते हैं, ठीक है ना, उनके अगर साथ में विरोध होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो उसके लिए नियम कानून बहुत ज्यादा क्या बनाए गए, कठोर बनाए गए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, जो हमारा क्या है, भाग 3 के जो अंदर हमारे क्या है, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो जो मौलिक अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार जिसको कह सकते हो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर, तो उसमें अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का क्या करता है, उन्मूलन करता है। यानी कि जिसमें क्या कह सकते हो, अस्पृश्यता का बिल्कुल ही मनाही है, अंत कर दिया गया। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता करता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ में दंड का प्रावधान भी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये सरकार द्वारा, राज्य द्वारा उठाए गए कदम थे। अब आता है, ये तो सरकारी द्वारा थे, अब गैर सरकारी प्रयास क्या चल रहे थे, तो गैर सरकारी क्या प्रयास चल रहे थे, तो इसमें क्या हुआ, समाज सुधार कार्यक्रम देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो समाज सुधार कार्यक्रम में क्या हुआ, जैसे आपका ना सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज जो था उसकी स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा, तो मैचिंग देकर पूछ लेगा या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो वो हमारे ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप। फिर अब ब्रह्मो समाज, या फिर इसको ब्रह्मो समाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई जगहों पर ब्रह्मो समाज भी मिल जाएगा, तब भी ठीक है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी वो करे थे राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय, जिनको भारतीय, जिसको कह सकते हो पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है इन्हें, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन रॉय ने क्या करती, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। फिर आता हमारा आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो करी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई। ठीक है, आखिर फिर आता है हमारा इसी में विभिन्न दलों द्वारा क्या किया गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, विभिन्न दलों द्वारा, जैसे कह सकते हो उत्तर प्रदेश में हमें विभिन्न दल देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमें एक पार्टी मिलती है जो दलितों के नाम पर ही बनी थी। ठीक है ना, जिसको कह सकते हो बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी। ठीक है, जिसकी सुप्रीमो, जिसकी हेड कौन है, मायावती जी, बहन कुमारी मायावती। ठीक है ना, तो मायावती जी इसकी क्या है, हेड है। तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। ठीक है, फिर है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में है दलित संघर्ष समिति। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो अन्य सरकारी प्रयास थे, इसके अलावा आता है जो विभिन्न साहित्य लिखे गए, यानी कि जो साहित्य, लिटरेचर, ये सब लिखा गया, उसके अंदर जो जाति व्यवस्था थी उसकी कैसे अवहेलना करी गई, या फिर कह सकते हो कि किस तरीके से इसको बहुत ज्यादा प्रगाढ़ बनाया गया था, वो सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, लिटरेचर के माध्यम से इन सबकी कुरीतियां क्योंकि जो रही हैं, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य की तरह समझा जाना चाहिए, ना कि उसके साथ में कोई भेदभाव करना चाहिए। तो उस चीजों पर क्या हुआ, बहुत सारे लेख लिखे गए, साहित्य लिखे गए। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास।
ठीक है, शॉर्ट में ओबीसी। तो अब ये तो हुआ कि दलित आए, ठीक है ना। तो अब उसी के कारण से क्या हुआ, हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जिनका शोषण हुआ था, ठीक है, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो थोड़ी सी क्या थी, जाति जो निम्न जाति के थे उनसे ऊपर थी, लेकिन जो उच्च जाति थे उनसे नीचे थे। यानी कि इस तरीके से हो रहा था, अगर यहां उच्च जाति है, ठीक है, और यहां पर निम्न जाति है, तो अब तक ये तो देखा कि इनको तो मान्यता मिल गई है, लेकिन इनके बीच में, ठीक है ना, आपके ओबीसी थे, ठीक है, जो ना तो इतने ऊंचे थे, ठीक है ना, कि उच्च स्थिति में आ जाए, उच्च जाति में आ जाए, ना ही इतने ज्यादा निम्न थे कि वो निम्न जाति में आए। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, अन्य पिछड़ा वर्ग बोला गया, ठीक है। तो जिसको कह सकते हो कि ये सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां थी, ठीक है। तो इसी को हमने अन्य पिछड़ा वर्ग बोला गया। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन चीजों को शामिल किया गया। तो इन वर्गों की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक शिक्षा, सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। तो ये क्या था भाई, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, ठीक है। तो वही आपको बताया, ना तो जाति क्रम में अगड़ी कही जाने वाली ऊंची जातियों के हिस्से में थे, और ना ही निम्न सोपान पर स्थित दलित में आते थे, यानी कि निम्न जातियों में भी नहीं आते थे, ना उच्च जातियों में आते थे। इसी वजह से क्या रहते थे, इनके बीच में रहते थे। तो अन्य धर्म में भी पिछड़ी जातियां पाई जाती हैं, जैसे उनकी भी समान परंपरागत व्यवसायिक पहचान होती है, उनमें सामाजिक आर्थिक स्थिति वैसी ही है अथवा उनसे बदतर होती है। तो अन्य समाज भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है, ठीक है ना, या फिर हमारे हिंदू समाज में ही देखने को मिलती है। तो ये और भी जो धर्म है, समाज है, उसके अंदर भी हमें ओबीसी देखने को मिल जाते हैं। अब इसी में बात आती है कि आखिर इसमें किसने किसने इसमें प्रयास किए। तो देखो, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उन्होंने ओबीसी के लिए बात करी। उसमें क्या बोला, इन्होंने एक आयोग स्थापित किया, ठीक है। तो किसके लिए किया गया, जो पिछड़े वर्ग थे उनके कल्याण के लिए एक आयोग स्थापित किया गया। ऐसे ही आपके काका कालेलकर, ठीक है, की अध्यक्षता में क्या हुआ था, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। पूछा जाता है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में निर्धारित किया गया, तो वो काका कालेलकर की, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1953 में, ठीक है। फिर अन्य पिछड़े वर्गों का जो मुद्दा था वो केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक में, यानी कि 1970 से 80 के आखिरी वर्षों में बहुत ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि जब आपातकाल के बाद, आपातकाल कब लगा था, 25 जून 1975, ठीक है। तो इस दिन आपातकाल लगा, यानी कि जो ये टाइम पीरियड था 1975 से 77, यही 1970 का दशक, ठीक है ना। इसके बाद जो कमान थी वो जनता पार्टी के हाथ में आती है, ठीक है। तो जनता पार्टी ने क्या करा, ओबीसी का जो मुद्दा था उसको बहुत ज्यादा सेंट्रल लेवल पर भी उठाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना, और अपने पास में उसने बागडोर संभाल ली जनता पार्टी ने। अब इसके बाद आता है 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आया, ठीक है ना। पहला आया आपका किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आया 1979 में, इसको बोला जाता था, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में आया, ठीक है। तो बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनकी अध्यक्षता में आया। तो आपसे पूछा जाएगा दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी, तो बीपी मंडल, इसलिए इसको मंडल आयोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मंडल आयोग, ठीक है। तो मंडल आयोग भी बोला जाता है। इसी तरीके से क्या हुआ, इन चीजों को फिर आरक्षण की बात करिए, अभी बताया था आपको 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब इसमें भी हमें दो देखने को मिले, एक तो मिलते हैं क्रीमी लेयर और एक मिलते हैं हमें नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो इस तरीके से भी देखते हैं, जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं तो उसमें देखा होगा नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना। तो यानी कि क्रीमी लेयर में वो जो बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं है आरक्षण की, ठीक है, तो उन्हें नहीं रखा गया इस कैटेगरी के अंदर। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जो क्या है कि जिनकी स्थिति अभी भी खराब है ओबीसी के अंदर, उसको नॉन क्रीमी लेयर के अंदर रखा गया। यानी कि जो धनी नहीं है इतने, ठीक है ना, वो नॉन क्रीमी लेयर में, और जो धनी व्यक्ति हैं, सामाजिक स्थिति अच्छी है, शैक्षिक स्थिति है, तो उनको क्रीमी लेयर में रखा गया। तो इसीलिए आपने देखा होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आदिवासी संघर्ष। तो हमने जाति समाप्त कर लिया, ठीक है। अब आता है जनजाति यानी कि आदिवासी संघर्ष क्या रहा है। तो देखो, जैसे अनुसूचित जातियां रही हैं
उसी तरीके से भारतीय समाज में अनुसूचित जनजातियां भी रही है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय समाज संविधान द्वारा विशेष रूप से भिन्न माना गया। ठीक है, जिसमें कह सकते हो इनके पास भी निर्धनता है, शक्तिहीनता और सामाजिक लांछन से पीड़ित इन्हें भी माना जाता है। आदिवासी को भारतीय समाज में अलग अलग नाम से, जैसे हम क्या बोलते हैं इन्हें, वनवासी, ठीक है, और जंगलवासी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर संविधान के अंदर बात करेंगे तो इसके लिए यूज होता है वर्ड अनुसूचित जनजाति, जनजाति जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं एसटी। ठीक है, तो इस तरीके से तो जनजातियों को देख लो, वनवासी समझा गया, पहाड़ी समझा गया, या फिर जंगली। ठीक है ना, इन नामों से बुलाया गया और उनको बोला गया कि ये तो इन्हीं इलाकों में रहते हैं। ठीक है ना, आज भी अगर जैसे हम आदिवासी रहते तो हमारे दिमाग में देखो क्या इमेज क्रिएट हो पा रही है। ठीक है, तो यही चीज, इसी चीजों से तो इन मुद्दे आगे बढ़े कि आखिर किस लिए, तो इसलिए इनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो विशेषता थी, जो उनकी स्थिति थी, उसको आकार देने का काम किया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आज हमें पूर्ववर्ती राज्यों को छोड़कर, पूर्वोत्तर यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां केवल जनजातीय लोग ही रहते हों। यानी कि आज क्या हो गया है, जो जनजाति लोग और गैर जनजाति लोग सभी क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। क्योंकि जनजाति जो इलाके हैं पूर्वोत्तर राज्यों तक रह गए हैं, ज्यादा छत्तीसगढ़ रह गए, लेकिन उसमें भी हमें गैर जनजाति लोग हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि गैर जनजातीय लोग क्या हो गए, मध्य भारत के जनजातीय जिलों में आकर बसने लग गए। ठीक है, अब इसी से हुआ क्या, तो जिनका इनको एक तो उनका रोजगार चला गया। अब इसी तरीके से क्या हुआ, तो जिलों के जो जनजातीय लोग भी थे, अब वो भी रोजगार की तलाश में क्या हुआ, बागानों, खानों, कारखानों, ठीक है, पर रोजगार के अन्य स्थलों में चले गए। तो इस तरीके से अब इनके लिए हम पूर्वोत्तर राज्य छोड़ दिए जाएं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले, तो उसके अलावा अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये इलाका सिर्फ और सिर्फ जनजाति इलाका है। आज हमारे बीच में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि रोजगार की तलाश में आ गए हैं। ठीक है ना, अपना जो इनकी प्रिमिटिव लैंड है उस चीज को छोड़ते हुए आज हमारे आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यही बनेगा आगे जाके इनके लिए पहचान का मुद्दा। अब औपनिवेशिक काल में आदिवासियों के साथ में क्या हुआ, ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में आदिवासी देखो तो इसमें क्या हुआ, इनके जितने भी वन थे उनको काट दिया गया बड़े पैमाने पर। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश सरकार, उसमें क्या हुआ, उनको समतल लैंड चाहिए थी, खेती करवा सके, कृषि करवा सके, तो इसीलिए क्या हुआ, जंगलों का सफाया किया गया। ठीक है, जंगलों का सफाया या फिर जंगलों की कटाई, ठीक है, तो इस तरीके से ये करवाए गए। ठीक है, इसके अलावा अपने जो क्षेत्र थे उसको आरक्षित कर दिया गया। यानी कि ये वाला एरिया, जैसे इसमें मान लो कि अगर इस पूरे एरिया में रह रहे हैं तो इसको आरक्षित कर दिया कि अब ये वाली किसकी भूमि है, सरकारी भूमि है। इस तरीके से इन्हीं की भूमि से इनको क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, रिजर्व कर दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया कि ये वाला तो अब सरकार के अंडर में है, इसके लिए इनका कोई भी यूज नहीं कर जाएगा, ना ही इससे क्या करेंगे, ये कोई भी फल तोड़ सकते हैं, ना जड़ी बूटियां तोड़ सकते हैं, पेड़ों की कटाई, इसमें प्रवेश ही इनका क्या कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हो जो जंगल थे उसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, काटना स्टार्ट कर दिया, समतल लैंड बनाने की कोशिश कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनकी आजीविका चली गई। अब आता है कि चलो ये तो औपनिवेशिक काल था, वो तो अपने नहीं थे, ठीक है, ब्रिटिश तो अपने नहीं थे, वो तो मान भी नहीं रहे थे भारत को अपना। ठीक है, तो अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय संघर्ष फिर क्यों हो रहा है, अब तो अपने ही थे, ठीक है ना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आज भी संघर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही जो काम ब्रिटिश कर रहे थे वही हमारी सरकार ने भी इनके साथ में करा। तो 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी सरकारों का जो वनों के प्रति रवैया था, जो ब्रिटिश सरकार का था, वही फिर क्या हुआ, आज की सरकार के साथ में भी देखा गया। ठीक है ना, एकाधिपत्य उनका बना रहा, यहां तक कि वनों का दोहन किया गया, कटाई करी गई और उसमें ज्यादा से ज्यादा तेजी आ गई। ठीक है, तो ये चीज देख सकते हो। कभी क्या हुआ, बांध बनाने के नाम पर, ठीक है,
इस तरीके से क्या हुआ, आंदोलन देखने को मिले। ठीक है, तो अलग अलग कई मिनरल्स के नाम पर कि हमें यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है, बांध बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनकी जो प्रगति थी समाज के अंदर, उन सब के अंदर हमें क्या मिला, देखने को बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिला। इसी में आता है हमारा आंतरिक उपनिवेशवाद। तो आदिवासी समाज ने प्रगति के नाम पर आंतरिक उपनिवेशवाद का सामना किया। जैसे क्या हुआ, भारत सरकार ने वनों का दोहन किया। ठीक है, खदान कारखाने बंद, बांध बनाने के नाम पर उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, जो भी बता कर गया वही चीज, इसी को बोलते हैं आंतरिक उपनिवेशवाद। ठीक है, अब इसी में एक मुद्दा आया कि राष्ट्रीय विकास। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इनके जो सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उसको न्यायोचित भी बनाया गया कि भाई हमें तो क्या करना है, राष्ट्र का विकास करना है, आर्थिक समृद्धि करनी है, इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब चीजों को क्या कराया गया, न्यायोचित ठहराया गया। इसी वजह से हमें क्या मिलता है, जैसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बनाया गया। पूछ लिया जाएगा आपसे, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। इसके अलावा गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो पोलावरम बांध बनाया गया। ठीक है, ये देख सकते हो, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, नर्मदा नदी के लिए ये आपका आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखने को मिला। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ, 1990 के दशक में तो ये प्रक्रिया और भी अधिक प्रबल हो गई। जैसे भारत सरकार द्वारा जब क्या करा गया, आर्थिक उदारीकरण की नीतियां शामिल करी गई, आर्थिक उदारीकरण की नीति। ठीक है ना, तो उस टाइम पर क्या हुआ, 3 चीजों की बात करी गई। आपका कौन सा मॉडल अपनाया गया था, LPG मॉडल अपनाया गया। ठीक है, जिसमें आपका कह सकते हो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये मॉडल के तहत क्या कर दिया गया, जो ये प्रक्रिया थी इसमें और भी ज्यादा तेजी आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, जितनी भी निगमित फर्में थी उनके लिए क्या कर दिया गया, ठेका दे दिया गया कि आप काम करिए। इसकी वजह से क्या हुआ, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया। विस्थापित का मतलब होता है उनके जो रहने के स्थान है उससे उनको हटा देना। ठीक है, तो अब क्या करा कि जितने भी बड़े बड़े बांध थे, बड़े बड़े इलाके जिसको कह सकते हो, बड़े बड़े इसमें आपके मिनरल्स पॉइंट थे, ठीक है ना, उन जगहों पर क्या कर दिया गया, बाहरी कंपनी को ठेका दे दिया गया। अब जब बाहरी कंपनी को ठेका दिया गया तो इनको क्या करा जाएगा, बाहर करा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनके लिए अधिग्रहित करना क्या हो गया, बहुत ज्यादा और आसान हो गया। अब दलित शब्द की तरह ही आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया। ठीक है, तो अब आदिवासी शब्द भी आ गया, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि मूल निवासी, यानी कि आदिवासी को क्या ही है, तो वो मूल निवासी है, ओरिजिनल पीपल है। ठीक है, तो इस शब्द का औपनिवेशिक सरकार और बाहरी बासिंदों तथा साहूकारों, इसको कह सकते हो ऋणदाताओं द्वारा की जा रही घुसपैठियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो घुसपैठिए थे, ठीक है, यानी कि साहूकार थे, उनके विरुद्ध में इस्तेमाल किया गया आदिवासी शब्द। ठीक है, इसी में क्या था, आदिवासी होने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों से वनों का छीना जाना है। इनसे इनके वन छीन लिए गए, घर छीन लिया गया। ठीक है, भूमि छीन ली गई, अच्छा वाला इनका पूरा का पूरा जंगल, जिसको कहते हैं जल जंगल जमीन, इसके ऊपर अधिकार की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनसे ये सब चीजें छीन ली गई और भी बहुत सारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये लोग अपने आंदोलन पर डिगे रहे, अड़े रहे और इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा, अपने लिए 2 राज्यों की मांग करी, जिसमें कह सकते हो झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड को किससे अलग किया गया, बिहार से, और छत्तीसगढ़ को किससे, मध्य प्रदेश से। ठीक है, दोनों को कब अलग किया गया, सन 2000 में। ठीक है, तो 2000 में तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ये क्या थे, आपके जनजातीय राज्य बनाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने समाज के अंदर या फिर कह सकते हो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए बात करी। एक शब्द पूछा जाता है आपसे, डिक्कू,
या फिर कई बार आपको मिल जाएगा दीकू। इसका मतलब पूछा जाता है, तो इसका मतलब था जितने भी जनजातीय समूह थे, यानी कि जो बाहरी लोग थे, चाहे साहूकार हो, ठीक है ना, उनके लिए यूज किया जाता था ये शब्द दीकू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो जनजातियों की स्थिति। ये देखिए विस्थापित, ये देखिए, ठीक है ना, कुपोषण या फिर कह सकते हो खाने पीने की दिक्कत, ठीक है ना, ये देखिए आज इस तरीके से रहने को मजबूर हो गए, इनको इनके जंगलों से, जल से, इनसे बाहर कर दिया गया। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये स्थिति जिसको कह सकते हो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको कह सकते हो स्त्री, क्योंकि समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। ठीक है, जिस प्रकार से भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव, जनजाति आधारित भेदभाव, उसी प्रकार से हमें इसमें क्या मिलता है, स्त्रियों के लिए भी असमानता देखने को मिली है। ठीक है ना, जिसको हम लिंग आधारित असमानता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, स्त्रियों को हमेशा से पुरुषों के अधीन समझा गया। ठीक है ना, क्योंकि क्या था, पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, स्त्रियों को हमेशा निम्न समझा गया। ठीक है ना, उनके लिए मानना था कि ये सब कहीं ना कहीं जो पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतर है, ठीक है, वो कह रहा है कि ये लैंगिक जो असमानता है, ये क्या कह रखा है, प्रकृति की ही देन है, कि प्रकृति ने ही क्या कर रहा है, इसको बनाकर भेजा है। वैसे मैं इसके खिलाफ हूं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रकृति ने ऐसा कुछ बना के नहीं भेजा, सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस छोड़ दिया जाए तो स्त्रियां किसी भी चीज में कम नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या दिया गया, एक कह सकते हो कि एक धारणा सी दी गई। ठीक है ना, तो ऐसा लेकिन हमें कोई जैविक कारण दिखाई भी नहीं देता जिससे ये स्पष्ट हो सके कि महिलाएं पुरुषों से कम होती हैं। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल इससे बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है ना, एग्री नहीं करता हूं। तो अधिकांश तौर पर जो स्त्रियों का पारिवारिक संपत्ति का छोटा हिस्सा क्यों मिलता है अथवा बिल्कुल क्यों नहीं मिलता, ये सब क्वेश्चन है कि क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज है जिसके अंदर क्या होता है, स्त्रियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया। अब तो फिलहाल मिल गया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पहले छोटा मिलता था या फिर बहुत ज्यादा क्या होता था, मिलता ही नहीं था, डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो ये सब तो पहले की चीज है, शिक्षा का अधिकार नहीं था, कहीं पर आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब ने बहुत ज्यादा, जो आज आपके पास में जिसमें कह सकते हो कि फीमेल्स हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक आंदोलन चले तब जाकर ये अधिकार मिले हैं। ठीक है, तो कह रहे यदि स्त्रियां परिवारों की मुखिया बनने और पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार में पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य थी, चलो उनकी बात करें कि अगर मान ली जाए पुत्र, ठीक है ना, तो मान ली जाए, तो फिर जो मातृवंशीय समाज देखने को मिले। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने मातृवंशीय समाज, इसके अंदर क्या था, मेघालय के अंदर खासी जनजाति। ठीक है, तो केरल का नायर समाज और मेघालय का खासी समाज, वो तो पूरा का पूरा मातृवंशीय समाज है। वहां पर तो जितनी भी होती हैं उत्तराधिकारी हमेशा फिर क्या बनती है, मां के बाद बेटियां बनती हैं, तो कह रहे वो कैसे संभाल रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, सोचने को मजबूर करने वाले थे। और इसके अलावा जिस टाइम पर पुरुष अगर बाहर काम कर रहे हैं तो महिलाएं क्या करती थी, खेती बाड़ी का, जिसको कह सकते हो बीज बोना, ये सब भी तो काम कर रही थी। ठीक है, तो स्त्रियां किसानों तथा व्यापारिक के रूप में अपना काम सफलतापूर्वक कैसे करती रही हैं, ये सब क्वेश्चन हुए कि अगर महिलाएं इतनी कमजोर थी तो फिर ये काम कौन कर रहा था। कहते कि इनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो फिर नायर समाज के अंदर कैसे संभाल रहे थे, मेघालय के अंदर ये खासी जनजाति कैसे संभाल रही थी। ठीक है, ये तो महिला प्रधान थी। ठीक है, तो अब इसी के लिए क्या हुआ, स्त्रियों के लिए भी समाज में सुधार आंदोलन हुए। तो समाज सुधार आंदोलन जो स्त्रियों के लिए हो, तो वो हुआ सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने किया। राजा राम मोहन रॉय ने किसके खिलाफ करा था, तो सती प्रथा के खिलाफ। तो सती प्रथा क्या थी, तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद में, ठीक है, पति के साथ ही क्या होता था, महिलाओं को भी जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है ये भारत समाज की। अब तो फिलहाल नहीं है, ठीक है ना, भारत थी। तो इसको क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से, ठीक है, विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा को। इसके अलावा समाज सुधारक गोविंद रानाडे, इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा विरोधी अभियान चलाया, गोविंद रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह की बात करी।
ठीक है ना। जो स्त्रियां सती नहीं हो पाई तो विधवा होगी तो उनका पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, और उस टाइम तो बाल विवाह चलता, तो पूरी एज कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिबा फूले ने एक साथ जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो जातीय यानी कि जो जाति के आधार पे, और लैंगिक यानी कि जो लिंग के आधार पर स्त्री पुरुषों में जो भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर जो सामाजिक सुधार है उसके अंदर बात करी सर सैयद अहमद खान ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारियों के शिक्षा में योगदान दिया। इसके अलावा ताराबाई शिंदे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, इसमें लिखी गई, जिसमें क्या बोला गया, जो पुरुष प्रधान, पुलिस नहीं है पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाए गए दोहरे मापदंड का विरोध किया गया, कि एक तरफ तो पुरुष क्या कह रहा है, क्या कहते हैं कि स्त्रियां कम है, निम्नतर है, और दूसरी तरफ फिर क्या हो रहा है, वहां पर वो स्त्रियां काम भी कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पुरुष प्रधान समाज के अंदर स्त्री पुरुष तुलना लिखी। इसके अलावा बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने एक बुक लिखी जिसको कह सकते हो सुल्ताना ड्रीम, इसके अंदर किताब लिखी थी, तो इसमें हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर इन्होंने चर्चा करी। इसके अलावा एक थी रास सुंदरी देवी, ठीक है ना, उन्होंने किताब लिखी थी बांग्ला भाषा में जिसका नाम था अमार जीवन, यानी कि मेरा जीवन, ठीक है, जो इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्त्रियों के जो कह सकते हो समानता के लिए आवाज उठाई गई, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में, ठीक है, कि कानूनी प्रयास क्या किए गए। तो ये तो हुए हमारे सामाजिक प्रयास। अब कानूनी प्रयास क्या हुए, तो 1931 में, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने से पहले, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, ठीक है। इसमें क्या बात करी गई, तो नागरिकों के मूल अधिकारों की बात करते हुए क्या हुआ, स्त्रियों को समानता का व्यवहार करने की बात करी गई, समानता का अधिकार देने के लिए बात करी गई। इसी के अलावा इसमें और क्या क्या बात करी गई, सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान है, चाहे उनका धर्म जाति पंथ लिंग कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी नागरिक को उसके धर्म जाति पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक स्थानों से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको किसी भी हाल में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। तीसरा, मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। सार्वजनिक यानी कि इसको कह सकते हो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से भी जानते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार वयस्क, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। भारत के अंदर क्या बोला गया है, जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो, ठीक है, तो उसको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट मिल जाएगा, चाहे उच्च हो, चाहे निम्न हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फोर्थ में इसमें बात करी गई, स्त्रियों को मत डालने के लिए क्या दे दिया जाएगा, वोटिंग राइट दे जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधित्व करने का, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार दे दिया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में इसमें बात करी गई, यही चल रहा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के अंदर सुधार आंदोलन में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी परंपराओं को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बैन तो पहले ही करते, इसके अलावा अब बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। फिर आता सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो देखो, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो दिए गए वो अल्पसंख्यक को दिए गए, ठीक है, जिसके अंदर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 बात करता है। इसके अंदर क्या बात करता है कि जिसमें ये अल्पसंख्यक है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम है, ठीक है, तो उनके लिए क्या कर दिया कि अपने स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, अपने लिए खोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार खालसा कॉलेज होते हैं, खालसा स्कूल होते हैं, ठीक है, आपके इसके अलावा जैसे जो अन्य धर्म है, मुस्लिम है, उनके अपने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको ये खोलने का प्रावधान है, ये हमें देता है अनुच्छेद 29-30, ठीक है। तो इसके अलावा रख रखाव, नियंत्रण और चलाने का अधिकार इसमें शामिल होता है, जो माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं। फिर आता हमारा अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। अन्यथा सक्षम व्यक्ति यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप कह सकते हो दिव्यांग लोगों की, ठीक है ना। तो अक्षमता की बात करते हैं, विकलांगता की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो समाज के अंतर्गत, ठीक है, इनको भी क्या करा गया, कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया, ठीक है। तो कह रहे कि जो
काम करने के लिए अक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, उन्हीं लोगों को यानी कि शारीरिक मानसिक रूप से बाधित होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको अक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीति से बनाए कि वह उनकी जरूरत को पूरा नहीं करता, ठीक है ना। तो कहता है कि जो समाज है वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, इसी वजह से क्या होता है, इनको अक्षम समझा जाता है, इनको कह सकते हो कि विकलांग समझा जाता है फिलहाल। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2016, ठीक है ना, वैसे 2015-16 कर लो आप, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस शब्द को विकलांग इन सबके स्थान पर क्या कर दिया गया, दिव्यांग कर दिया गया है, ठीक है। तो अब नया शब्द इनके लिए यूज होता है, विकलांग ना होकर दिव्यांग शब्द का यूज होता है, ठीक है। तो अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग अक्षम शब्द का जो भी भाव समझते हैं ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यानी कि जो हमें लगता है, आम लोगों को लगता है कि यार अक्षम है, यार विकलांग है, लेकिन ये देखो ना, उससे बहुत ज्यादा परे चला जाता है। दिव्यांग आज हर पद पर देखने को मिलते हैं। मेरे खुद के नॉन के फ्रेंड हैं, ठीक है, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए दिव्यांग, ठीक है। तो इसी वजह से चीजें ये क्या होती हैं हमें देखने को मिली, जैसे ये देखो इस तरीके से। अगर भाई नहीं चल सकता तो इसको क्या चीज है, हमें ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है ना, व्हील चेयर से काम कर रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके से भी आपके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो निर्योग्यता अक्षम के कुछ आम लक्षण होते हैं, किससे पहचाना जाएगा, तो देखिए जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं तो मान लिया जाता है कि ये समस्या उसकी कमजोरियों के कारण ही उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है, उसकी कमजोरियों के कारण उत्पन्न हुई है कि आखिर कुछ कमजोरी थी, इसी वजह से क्या हो गया, इसको अब ये कर ही नहीं पाएगा। इसी में सेकंड है, अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी कि पीड़ित व्यक्ति के रूप में ही देखा जाता है कि यार इसको, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक दया भाव रख दिया जाता है, ठीक है ना, यार ये बेचारा, इस तरीके से अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है। नहीं भाई, उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो सक्षम है, हमसे ज्यादा सक्षम है, ठीक है। तो अक्षमता का मूल भाव दर्शाता है कि निर्योग्य व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। तो वही चीज है, तो कितने हैं, ठीक है ना, आराम से देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर दो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अन्य जो उपकरण है छड़ी के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बताया मेरे खुद के फ्रेंड जो कह सकते हो, ठीक है ना, कैसे वो हमारे पास तो फिर भी हमें देख कर हम पढ़ लेते हैं, उनको तो दिखाई नहीं देता था, ऑडियो सुन सुनकर पढ़ते थे, ठीक है। बहुत जगहों पर टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, आज अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है वो। तो भारत में निर्योग्य व्यक्तियों को बाधित अक्षम जैसे अलग अलग शब्द यूज करा गया, अपंग, अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला, इन शब्दों से कहीं ना कहीं उनको प्रयोग किया जाता था, जो बहुत ही गलत है। फिलहाल अभी इन शब्दों के लिए क्या है, यूज कर दिए गए दिव्यांग शब्द, ठीक है। तो ये चीज देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, विजुअली इंपेयर्ड है, कंप्यूटर चला रहे हैं, सुन सुनकर चला रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखिए, बैसाखी के सहारे, व्हील चेयर के सहारे, ये देखिए जीवन यापन कर रहे हैं आप ई रिक्शे के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्कूल, कृत्रिम पैर लगाकर स्कूल जा रहा है, ठीक है, यहां पर ये देखिए। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर इनको सुविधाएं दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए तो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब आता है अन्यथा सक्षम। अब इनमें से किसी भी अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करता, जैसे जो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, जिसको बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड, ठीक है, दृष्टिबाधी जिसको विजुअली इंपेयर्ड, और शारीरिक रूप से बाधित जिसको बोलते हैं फिजिकली इंपेयर्ड, ठीक है। इनका प्रयोग जो पहले घिसे पिटे शब्द थे जैसे मंदबुद्धि, अपंग अथवा लंगड़ा, लूला, इनके स्थान पर अब इन शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है ना। अंधे के स्थान पर क्या चीज हो गया आपका, दृष्टि बाधित यानी कि विजुअली इंपेयर्ड, ठीक है, फिजिकली इंपेयर्ड, इन सब चीजों का यूज करते हैं, ना कि इन सब चीजों का। क्योंकि अब क्या हुआ है, इन्होंने अपनी जो धारणा थी उससे बहुत ज्यादा ऊपर उठ के चले गए, ठीक है। तो विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण नहीं विकलांग होते, जबकि समाज ही उन्हें ऐसा बनाता है, ठीक है ना। तो विकलांग का अगर मैं
ब्रॉड मीनिंग लूं तो हर कोई इंसान विकलांग है, यानी कि जिसके पास में कुछ कार्य करने की क्षमता ना हो, ठीक है, जो अपने काम से जी चुरा लेता हो। तो निर्योग्यता तथा गरीबी के बीच जो अंतर देखा गया वो यही देखा गया कि जो निर्योग्य है और गरीबी, ठीक है ना, इसमें निकट संबंध देखा गया। कैसे कि आज अगर किसी के पास में निर्योग्यता है तो क्या पता उसके पास में गरीबी भी रही होगी। गरीबी के कारण क्या होगा, माताएं ढंग से भोजन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। कुपोषण हुए तो उनको बीमारियां हुई, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उनके कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया। और इसी तरीके से वो क्या कहलाए, फिर बाद में अलग अलग नामों से, चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड कहलाए, फिजिकली इंपेयर्ड कहलाए, ठीक है, मेंटली इंपेयर्ड कहलाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ। तो ये सब जो कहीं ना कहीं हुआ, कह सकते हो कि जो विकलांग लोगों की संख्या को जो बढ़ाया गया, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे गरीबी का भी कारण रहा है। तो अब ये हमारा लास्ट स्लाइड, यानी कि चैप्टर अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो अब सरकार द्वारा क्या करे गए, कुछ कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, जैसे सबके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भारत सरकार ने काम किया, ठीक है ना। इसमें क्या करा, जो अधिनियम है ये कौन सा है, 2016 का, दिव्यांगों का सशक्तिकरण अशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। अशक्ताओं की जो प्रकृति थी मौजूदा पहले 7 थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 कर दी गई। इसी में जो एसिड अटैक पीड़ित लोग थे उनको भी शामिल कर लिया गया, यानी जिनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता था, ठीक है ना, अब उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि 7 से 21 कर दी गई। इसके अलावा वाक और भाषा अक्षमता तथा विनिर्दिष्ट शिक्षण अक्षमता पहली बार शामिल करेगा, जिसको कह सकते हो ऑडियो विजुअल, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा तो वो सुनकर आप पढ़ सके, ठीक है ना, इन सब चीजों को शामिल कर दिया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया और उच्चतर संस्थानों में ऐसे छात्रों के लिए 4% सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी कि जितने कॉलेजेस हैं उन सब में क्या हुआ, 4% सीटें सिर्फ और सिर्फ इनके लिए क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। फोर्थ, दिव्यांग जनों के लिए 3000 शब्दों के साथ शब्दकोश प्रकाशित और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 100 वेबसाइटों का सृजन किया गया, यानी कि 100 वेबसाइट बना दी जिससे दिव्यांग लोग पढ़ सकें, ठीक है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी बनाई गई 3000 शब्दों के साथ, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इनके पास में ब्रेन लैंग्वेज तो थी जिससे ये पढ़ते थे, ठीक है ना, उसको भी और ज्यादा तेजी से बताया गया, ठीक है ना। ऑडियो टेक्निक्स लेकर आई गई, ठीक है, मोबाइल के अंदर वो कैसे चला पाए उसके लिए वो टेक्निक्स यूज कर दी गई, ठीक है। इसके लिए दिव्यांगों को दिया गया दम, संसद में राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज बिल 2016 में क्या कर दिया गया, पास करा गया। तो सेम है यहाँ पर, दिव्यांगों में वर्तमान 7 से 21 कर दिया गया। एसिड हमले की पीड़िता भी अब इस श्रेणी में आ गई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया, पहले 3% होता था, अब 4% कर दिया गया। भेदभाव करने पर, अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना और 2 साल की सजा भी हो सकती है या दोनों भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। दिव्यांगों को जारी होगा पहचान पत्र, तो इनके लिए क्या होगा, दिव्यांग पहचान पत्र जारी होगा जो पूरे देश में क्या होगा, लागू होगा। और अगले साल से क्या होगा, केरल से इसकी शुरुआत, केरल में एक यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं दिव्यांग यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो स्टार्ट कर दी गई। तो इस तरीके से था ये हमारा चैप्टर, ठीक है। तो 2 पार्ट में कराया, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस चीज को क्या करो, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में जो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का जो मिड टर्म का है, सिर्फ एक चैप्टर जाएगा, यानी कि बाकी जो चैप्टर है मैंने वो क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप इसको, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।